जीवित प्राणी का चित्र बनाना इस्लाम में क्यों वर्जित माना जाता था पता है? इस्लाम में जीवित प्राणी का चित्र बनाना इसलिए वर्जित माना जाता था कि जैसे अगर कोई बूढ़े बाबा हैं जो कमर झुका के चल रहे हैं बुढ़ापे के कारण, और कोई बच्चा भी तुम देखोगे जो लाठी लेके कमर झुका के चल रहे हैं, तो कोई बच्चा भी लाठी लेकर उसके बगल में नाटक करते हुए कमर झुका के चलने लगता है, और तुरंत कोई बुजुर्ग उसको बता रही, उसको डांटता है, हटो तुम बूढ़ी बाबा की नकल कर रहे हो, तुमको पिटाई लगी, जाओ। मतलब उसको डांट पड़ती है, तुम बूढ़ी बाबा की नकल कर रहे हो, तुमने उनको अवमानना की। उसी तरह तुम अगर जीवित प्राणी का चित्र बनाते हो, इसका मतलब तुम अल्लाह को चुनौती दे रहे हो। वो बनाने का हक तो केवल उन्हीं को है। ये तो उनके काम में दखल अंदाजी है, और उसके लिए तो मृत्यु दंड तक हो सकता है। अकबर ने इसको अलग एक्सप्लेन किया था। अकबर ने कहा था कि मैं समझता हूं कि चित्रकारों में अल्लाह को पहचानने की अद्भुत क्षमता होती है। जब एक चित्रकार किसी प्राणी का हाथ बनाता है, पांव बनाता है, सर बनाता है, शरीर का पूरे अंग बनाते हैं, और जब वो अपने चित्रकारी को समाप्त करता है तो अचानक उसे अपनी सीमा का ज्ञान हो जाता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं लेकिन इसमें जान नहीं डाल सकता, क्योंकि यह जान डालने का विशेषाधिकार तो केवल अल्लाह को ही है। तो इसलिए एक चित्रकार में अल्लाह को पहचानने की अद्भुत क्षमता होती है। उल्टा कर दिया उसने पूरा। तो अकबर के काल में चित्रकारी को कितना प्रोत्साहन मिला। इस काल में तो पहले माना जाता है कि चित्रकला का कोई प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन अब नवीन शोधों से पता चलता है कि चित्रकला का प्रमाण है, और वो हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो नहीं मिलता है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बहुत कम मिलता है, साहित्यिक साक्ष्य मिलता है। बताया जाता है कि मिनहाजुल सिराज का तबकाते नासिरी है, आपको याद होगा। तो मिनहाजुल सिराज के तबकाते नासिरी में है कि जब खलीफा का दूत इल्तुतमिश के दरबार में आया था, याद है खलीफा का दूत जो उसको खिल्लत लेकर आया था, तो बहुत सारा उपहार लेकर आया था, खलीफा का खिल्लत लेकर आया था। तो उसके स्वागत के लिए इल्तुतमिश ने एक प्रवेश द्वार बनाया था, और उस प्रवेश द्वार को चित्र से सजाया था। ये वर्णन मिनहाजुल सिराज करता है। इसका मतलब है चित्रकला स्तंभ चित्रकारी का उदाहरण है कि उसके प्रवेश द्वार को, यानी स्तंभ, दो तरह की चित्रकारी, एक स्तंभ चित्रकारी, दूसरी लघु चित्रकारी। तो स्तंभ चित्रकारी का उदाहरण माना जाता है कि उस तरह के स्तंभ बनाकर, है ना, और उस पर चित्रकारी की गई। जो लघु चित्रकारी होती है उसको बोलते हैं वो, जैसे पहले तो कागज और भूर्ज पत्र और ताल पत्र पर बनते थे, वृक्ष के पत्तों पर, अब कागज का प्रचलन हो गया तो कागज पर बनने लगे। तो ये मैं आपको स्तंभ चित्रकारी बताता हूं, उसको मुरल पेंटिंग बोलते हैं, फ्रेस्को पेंटिंग बोलते हैं। उसी प्रकार से आगे सूचना मिलती है, मुबारक शाह खिलजी ने एक कोई जलसा किया था, कोई समारोह किया था, उसमें उसने जो टेंट लगाए थे उस टेंट बेहतरीन किस्म के चित्रों से सजे थे। इसका मतलब है कि वहां पर भी ये मुबारक शाह खिलजी, ये सूचना हमें अमीर खुसरो देता है। और इसके आगे आप देखते हो कि शमसे सिराज अफीफ यह सूचित करता है फिरोज शाह तुगलक के विषय में कि फिरोज शाह तुगलक ने कुछ चित्रों को मिटवा दिया था, उसे गैर इस्लामी करार देकर। तो इससे यह प्रमाण मिलता है कि इसका मतलब है चित्र थे तब तो मिटवाया था। तो ये हो गया स्तंभ चित्रकारी का। लघु चित्रकारी का एक ही उदाहरण है कि जैसे उस समय जब पुस्तक बनते थे, पुस्तक में अरबी लिपि से सुलेखन कहते हैं, जिसको कॉलीग्राफी अंग्रेजी में बोलते हैं। सुलेखन का मतलब है कि जैसे देखते हैं पुस्तक पर बचपन में बहुत लोगों का नहीं होता है पुस्तक खरीदना, जिद लगाना। जैसे कोई नया वर्ष में जब क्लास चेंज होता था तो लोग पुस्तक खरीदते थे, याद है कि नहीं? आप लोग याद होगा, उस पर जिद लगाते थे, और अब बड़ा सुंदर लिखावट में अपना नाम, अपना कक्षा, उस पर कभी कभी दिन भर लग जाता था नाम लिखने में, इतना बढ़िया नाम लिखना चाहते थे, याद होगा। तो पुस्तक, नई पुस्तक जब तक रहती था तो पढ़ने में बहुत मजा आता क्या, और पुस्तक हल्की पुरानी पढ़ने लगी तो पढ़ने में आनंद भी कम होने लगता धीरे धीरे। तो वो जो शुरू का जो टाइम होता है, पुस्तक नए कक्षा में जाना, पुस्तक खरीदना, फिर उस पुस्तक को पढ़ना, वो बड़ा सेंसेशनल होता है। तो उसमें जो नाम वाम जो लिखते थे अपना, उसमें लोग बल्कि थोड़ा भी अगर टेढ़ा नाम हो गया तो बहुत टेंशन हो जाता था। दैट इज कॉल्ड कॉलीग्राफी, सुलेखन। और उस तरह के सुलेखन जैसे कुरानों पर विशेषकर इस तरह के चित्र, इस तरह के नाम अच्छे ढंग से सुलेखन लिखकर अरबी लिपि में सजाया जाता था पुस्तक को। तो इसको मतलब माना जाता था उस समय। तो वो मैंने टाइप करवा दिया, तुम लोग को दे दूंगा, तुम लोग खाली जगह छोड़वा देता हूँ, उसको तुम लोग भर लेना, उसमें कोई है ही नहीं कुछ। और वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ से मेंस में आपको क्वेश्चन उससे पूछेगा नहीं। उसी तरह से संगीत में मेंस पर क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन प्रीलिम्स में बनता है। उसकी भी जगह छुड़वा रहा हूँ, टाइप कराने के लिए कॉपी का मैंने दिया है, क्लास के बाद मिल जाएगा, घर पर जाकर तुम उसको कर लेना। अब उसमें देखो तुमको याद ही हो जाएगा। संगीत में तो बड़ा गिने चुने उदाहरण है ही। इस्लाम में संगीत को ना अच्छा माना जाता है ना बुरा माना जाता है। ऐसा भी नहीं कि बुरा भी माना जाता है, नहीं अच्छा भी नहीं माना जाता है। और कोई भी ऐसा इंटरटेनमेंट, इसकी वजह क्या, कि पैगंबर मोहम्मद ने जो कुछ चीजें, जैसे तुम्हारी लाइफ में अभी क्या इंटरटेनमेंट है बताओ,
कुछ भी नहीं। मेरे लाइफ में अब चूंकि हम जो आदमी बहुत ज़्यादा व्यस्त होता है, इंटरटेनमेंट के लिए तो बड़ा कम स्पेस रह जाता है। तो मोहम्मद पैगंबर जब अरब क्षेत्र में रात दिन जब लड़ रहे थे, तो वहाँ वो तो उनके पास जो सैनिक भी थे, जो जिसको तुम कहते हो मुहाजिरियान, वो सब ही उसके उनके साथ थे। उन सब तक इधर लाइफ तो बहुत स्ट्रगलिंग था ना। देखो जो जो नियम इस्लाम में शुरू में बने, जब इस्लाम जब चला था वो तो ट्राइबल समूह का व्यक्त करता था। जो इस्लाम जब दुनिया का जो साम्राज्य बना लिया तब तो बहुत बड़ी चीज हो गया। लेकिन जो ट्राइबल समूह में कुछ नियम थे वो बाद में भी लागू होते चले गए। यही होता है हमारे मतलब सामाजिक व्यवस्था का लक्षण। अब जैसे उस समय बहुत युद्ध के कारण अधिकतर पुरुष मारे जाते थे, महिलाएं बहुत विधवा होती थी, तो इसलिए पैगंबर मोहम्मद ने नियम बनाए थे कि एक पुरुष के पास 4 पत्नियां होनी चाहिए। उसी तरह से वो जो नियम एक और भी था, जैसे उस समय एक अब मान लो हमेशा संघर्ष में लीन होना है, तो उसमें इंटरटेनमेंट के लिए कौटिल्य भी अपने अर्थशास्त्र में लिखा है कि गांव में नर्तकों, मदारियों और तमाशबीन को गांव में नहीं आना चाहिए, क्योंकि गांव में आएंगे तो किसानों का और जो दास और श्रमिक लगाए जाते हैं खेती करने, उनका ध्यान चला जाएगा। अब देखते हो बहुत लोगों का खेत पर मजदूर काम कर रहा है, उसी समय एक बंदर नचाने वाला आ गया, तो पता चला कि सारा खेत में काम छोड़ के सब बंदर देख रहे हैं, हाँ हाँ ठीक है ना। तो अब अगर इंटरटेनमेंट के लिए मोहम्मद पैगंबर या उनके जो अनुयायी थे उनके पास जगह नहीं थी, वो रात दिन मक्का को जीतने के लिए, मदीना को जीतने के लिए लड़ रहे थे, उसी समय से ये एक आ गई संगीत में कि नहीं, संगीत इस्लाम में वर्जित है। मदिरा पान पर पाबंदी इसी क्रम में लगी कि मदिरा पीने वाला क्या काम करेगा। तो उसके लिए चूंकि ये है, ये तो खैर अभी भी माने, एक अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि मैं मानता हूं कि जो ड्रिंक्स करता है वो कभी एक रिस्पॉन्सिबल इंसान नहीं हो सकता। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट था। मतलब नशा पान का मतलब है कि उस समय के लिए आपका कंट्रोल आप पर से हट जाएगा, और अपने पर से कंट्रोल हट जाने पर तो बड़ा डेंजरस चीज है ना। फिर आपसे कोई ऐसी गलती हो जाएगी कि होशो हवास में भी आप पछताएंगे। तो इसलिए कोई भी जो सेंसिबल आदमी होता है, कभी नशा पान को ना तो मेडिकल साइंस से प्रूव करता है और ना मोरलिटी प्रूव करती है, क्योंकि मोरलिटी में लैक्स अधिकतर नशा पीने में होता है। अगर इंडिया से नशा बंद हो जाए तो तुमको देखो क्राइम रेट बहुत कम हो जाएगा। बिहार में देखो, बिहार में कोई बारात ऐसी नहीं चलती थी जिसमें 2-4 गोलियां नहीं लगती थी। जिस समय से उस पर पाबंदी लग गई, नीतीश कुमार ने भले ही इसका ये हुआ, हालांकि ब्लैक से तो अभी भी होता ही है, लेकिन कम से कम इतना कॉस्टली हो गया कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उसको। तो आज देखो बिहार में शांति से सबके शादी लेकिन निश्चित समय में समाप्त हो जाता है, बड़े शरीफ की तरह बारात लोग जाते आते हैं। तो बेसिकली नशा पान पर पाबंदी इसीलिए इस्लाम में लगा था, संगीत पर पाबंदी लगी थी, लेकिन फिर भी इसकी अवहेलना, इस चीज की अवहेलना करते हुए, अब जब पाबंदी लगी थी तब लगी थी, अब इतना बड़ा बड़ा एम्पायर बना, इतने बड़े बड़े मोनार्क्स हुए, तो नृत्य और संगीत के बिना उनका जीवन तो फिर अधूरा हो जाता। तो धीरे धीरे उसका प्रचलन शुरू ही हो गया। तो उसी क्रम में तुम देखते हो कि अलाउद्दीन खिलजी से हमको क्लियर होता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो तो बड़ा ही मल्टीफेरियस आदमी था। वो तो कल्चरल, वैसा कल्चरल पर्सनालिटी आपको जल्दी मिलेगा नहीं मध्यकालीन भारत के इतिहास में। अमीर खुसरो में तुम देखोगे बहुत बड़ा साहित्यकार था, कई पुस्तकें उसने लिखी है। उसकी जो पुस्तक है वो हर सुल्तान पर एक उसने पुस्तक लिखी। जैसे उसने एक मिफ्ता उल फुतूह लिखा था जो जलालुद्दीन खिलजी पर लिखा था। अलाउद्दीन खिलजी पर लिखा था तारीख अलाई, या था तारीख अलाई भी उसको बोलते हैं, और उसका दूसरा नाम है खजान उल फुतूह। एक उसने नूह सिपिहर लिखा था मुबारक शाह खिलजी के टाइम में, और नूह सिपिहर एक ऐसा पुस्तक एक बार पीटीआई पूछा था, उसमें दिल्ली की उसने खुलकर तारीफ की है कि दिल्ली का मौसम बहुत खुशगवार है, वो खुरासान से भी अच्छा है, और उसको हजरत ए दिल्ली कहा था। मतलब वो इस्लाम का केंद्र के रूप में दिल्ली को देखा था अमीर खुसरो, जो खुद बाहर से आया हुआ था। इसलिए माना जाता है कि यह देसीकरण हुआ। एक बार मैं आपको बताता हूं, जो लोग कहते हो कल्पनाशील मस्तिष्क, तो हमें एक जर्नल, एक एक्चुअली सादा साधारण मंटो का बर्थ सेंटेनरी था 3-4-5 वर्ष पहले, हमको एग्जैक्ट याद नहीं। तो किसी अच्छे जर्नल से हमको कहा गया कि सर आप हिस्ट्री के हैं, थोड़ा सादा साधारण मंटो पर 1000 वर्ड्स में एक आर्टिकल आप देते तो हमने कहा ठीक है। अब हमने लिखना शुरू किया तो सोचे कि सादा साधारण मंटो पर क्या लिखूं। सादा साधारण मंटो ने तो पार्टीशन पर जो सब काम किया है वो जग जाहिर है, उसका टोबा टेक सिंह रचना है, या खोल तो बहुत सारी रचनाएं उसकी है, जो समय ऑब्सिनिटी भी पाकिस्तान में क्रिएट किया। पाकिस्तान के कोर्ट में उस पर मुकदमा भी चला, क्योंकि उसने उसका जो अधिकतर तुम रचनाएं देखोगे ना, उसमें सेक्स सिंबल्स बहुत ज्यादा है, तो उसमें कहते हैं कि ऑब्सिनिटी बहुत ज्यादा है, मतलब
उसको फहर्स बोलते हैं उर्दू में। तो उसमें मुकदमा भी चला था। तो यही कुछ नहीं तो हमको हमें डील करना था। तो हमने सोचना शुरू किया। जब तुम लोगों को सोचने वाला प्राणी बना है तो खुद तो सोचने वाले प्राणी हैं ही। तुम लोग सोचने वाले प्राणी बने हो कि नहीं अभी? तो हमने उसको लिंक किया, क्योंकि सादत हसन मंटू के साथ एक घटना हुई थी। पाकिस्तान वैसे नहीं जाता। तुमने अगर मंटू मूवी देखी होगी, देखिए उसका एक फ्रेंड ने जब उस पर भी अविश्वास किया था कि ये भी तो मुसलमान ही है, तो उसका दिल टूट गया, तब वो चला गया था पाकिस्तान। तो सादत हसन मंटू के बारे में कहा जाता है कि वो बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री को नहीं छोड़ा था, अपने दोस्तों में अगाध आस्था रखता था पार्टीशन का। लेकिन हिंदुस्तान छोड़ने के बाद उसका दिल हिंदुस्तान में छूट गया, वो जी नहीं सका पाकिस्तान में। फिर बहुत यंग एज में मरा है, 40 की एज में तो मर ही गया हो। तो उसने जब बात कन्वर्सेशन में, तो सादत हसन मंटू एक तरह से दिल्ली से उसको बाहर जाना पड़ा। तो हमने जो आर्टिकल लिखा उसमें लिखा कि अमीर खुसरो जिसने दिल्ली को हजरत दिल्ली कहा, जिसने उसको खुरासान से खुशगवार मौसम माना, तो आमिर खुसरो के समय से भारत में जो समन्वित संस्कृति का विकास हुआ और मुस्लिम बुद्धिजीवियों का देशीकरण हुआ, जब अमीर खुसरो खुलकर उस दिल्ली की प्रशंसा करता है और हिंदुस्तान से चिपकता है, और इस परंपरा को हम देखते हैं कि आगे बढ़ते हुए यह परंपरा मिर्जा गालिब से होते हुए सादत हसन मंटो तक चली जाती है। लेकिन अंत में मैंने उसको कंक्लूजन में दिया सादत हसन मंटो का सारा अचीवमेंट लिखने के बाद, कि सादत हसन मंटो वह अमीर खुसरो था जो अंत में दिल्ली से बाहर उठाकर फेंक दिया गया। जो अमीर खुसरो कभी हजरत दिल्ली मानता है, दिल्ली को, दिल्ली से चिपकता है, लेकिन सादत हसन मंटो को दिल्ली से बाहर जाना पड़ता है, हिंदुस्तान से बाहर जाना पड़ता है। तो अमीर खुसरो से लेकर सादत हसन मंटो तक जो इस्लाम, जो आप कह सकते हो समन्वित संस्कृति का विकास हुआ, उस समन्वित संस्कृति को सबसे बड़ा झटका लगा पार्टीशन ऑफ इंडिया में। ये सब दिल्ली जो जगह थी, इंडो इस्लामिक कल्चर का घर था। कल्पना करो जब ये दिल्ली कैंप बन गया था, दंगाइए मतलब एक दूसरे पर, मतलब पार्टीशन को तुम लोग, अब तो पार्टीशन को दूसरे ढंग से पढ़ा जाता है ना, अब तो कल्चरल स्टडीज है, इंपैक्ट ऑफ पार्टीशन पढ़ा जाता है। तुमने गोल्ड मूवी देखी है? हॉकी टीम जो बटी थी, हॉकी टीम बट गई थी। इंडिया पाकिस्तान का अगर ज्वाइंट हॉकी टीम रहता तो वर्ल्ड में इंडिया का कोई स्थान ही नहीं था। बावजूद इसके पार्टीशन के बाद 1-2 गोल्ड तो इंडिया ने लिया ही। और शुरू में पाकिस्तान और इंडिया में इतनी एफिनिटी थी प्लेयर्स में, जो कि एक ही टीम में दोनों खेल चुके थे ना, एक तो फिर बाद में चले कुछ पाकिस्तान में कुछ हिंदुस्तान में। तो जब पाकिस्तानी जब हॉकी प्लेयर ने जब लूज किया था, उसमें तुमने देखा होगा, जब हिंदुस्तानी जब फाइनल खेल रहे थे तो पाकिस्तानी प्लेयर जो थे वो इसका हौसला अफजाई कर रहे थे, खेलो मतलब हवा मतलब ताली पीट रहे थे, क्योंकि कम से कम जीत जाए, क्योंकि इन्हीं की टीम का था ना वो भी। तो आज बट गया था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच। तो मतलब वो बड़ा अजीब सा एहसास दे जाता है जो पार्टीशन है। नहीं तो ये जो मध्यकाल में तुम देखोगे तो समन्वित संस्कृति का जो एक रूप डेवलप हुआ है, उसमें बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको पहचानना कौन हिंदू और कौन मुसलमान है। सबके इंटरेस्ट आपस में जुड़े हुए थे। एक शासक है, वो राजपूतों को समर्थन कर रहा है और अपने ही भाई बिरादर जो निचली जाति के हैं उनका शोषण कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि बटा हुआ ही हिंदू है और मुसलमान है। औरंगजेब जैसा जो कट्टर माना जाता है, उसका सबसे महत्वपूर्ण अमीर था मिर्जा जय सिंह और जसवंत सिंह, जो 7,000 जात और 7,000 सवार रैंक को धारण करता था, जो किसी मुगल मनसबदार के पास वो नहीं था वो रैंक। तो कैसे कर सकते हैं कि धर्म के आधार पर विभाजन था? धर्म के आधार पर विभाजन नहीं था, इंटरेस्ट के आधार पर विभाजन था। अब तो पाकिस्तान पूरा घूमा, पूरा वर्ल्ड में मिला समर्थन कश्मीर के मुद्दे पर। सऊदी अरबिया ने भी मुख मोड़ लिया, यूनाइटेड अरब अमीरात ने भी मुख मोड़ लिया। क्या? धर्म के नाम पर। और धर्म के नाम पर कल ही मैं इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि धर्म के नाम पर पाकिस्तान जो दुनिया से सहानुभूति मांग रहा है वो भी तो गलत कर रहा है, क्योंकि स्वयं उसके ही भाई बिरादर अगर धर्म के नाम पर, तो झांग में चाइना हम मुसलमानों का शोषण कर रहा है, पाकिस्तान चुप्पी मारकर बैठी हुई, क्योंकि उसका इंटरेस्ट चाइना से मिलता है। तो आज पाकिस्तान भी घूम रहे हैं तो सऊदी अरबिया यूएई चुप्पी मार के बैठा हुआ है, क्योंकि इसका इंटरेस्ट इंडिया से मिलता है। आज सऊदी अरबिया सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर है इंडिया के फ्यूल का, और यूएई के साथ भारत के कई इस तरह के एग्रीमेंट साइन हुए हैं। तो अब ऐसे सिचुएशन में कौन जाएगा? यहाँ तो सब अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखते हैं। तो यही इकोनॉमिक इंटरेस्ट बच्चे मध्यकाल में भी था। ये सब जितना जिहाद जजिया ये सब केवल स्लोगन था। इसलिए इस स्कैंडल्स में कहीं भी धार्मिक कट्टरता के आधार पर संबंध स्थापित हुआ, मध्यकाल में ऐसा नहीं था। तो संगीत में तुम अमीर खुसरो को देखोगे तो अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि अमीर खुसरो संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ा
उसका देन था। वो कहा जाता है ईरानी धुन और भारतीय धुन दोनों को मिलाकर नए उसने संगीत की जो नई जो धुनें हैं उसका विकास किया था, जो मैं आपको लिख कर दिया हूँ, जीलप, शरपदा, साजगिरी, ये नए प्रकार के उसने धुन बनाए थे वो ईरानी। वो भारतीय म्यूजिक से इतना प्रभावित था, अमीर खुसरो कहा करता था कि भारतीय म्यूजिक इंसान क्या पशुओं को भी मदहोश बना देता। एक वो उसने एक दृष्टांत दिया कि अधिकतर जो शिकारी होते हैं वो हिरन को पकड़ना चाहते हैं, हिरन तो बहुत तेज होता है, तो उसको पकड़ नहीं सकते, तो क्या करते हैं, संगीत बजा देते हैं, तो हिरन मदहोश होकर सो जाता है, शिकारी आसानी से पकड़ लेते हैं उसको। कुछ ज्यादा कह गया क्या? और फिर अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ही गोपाल नायक जैसा संगीतकार आया, वो देवगिरी से आया था, गोपाल नायक बहुत बड़ा गायक था, और उसको अलाउद्दीन खिलजी ने संरक्षण दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी संगीत को संरक्षण दिया, और फिरोज शाह तुगलक के बारे में तो जानते हो कि 300 संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। लेकिन संगीत का विकास मुख्य रूप से आपको प्रोविंसेस में देखने को मिलेगा, जैसे मालवा है, जैसे आपने ग्वालियर का नाम सुना होगा, ग्वालियर में एक मान कौतूहल संस्कृत पर महत्वपूर्ण ग्रंथ था, उसकी रचना किसने की पता है? ग्वालियर के शासक मान सिंह तोमर ने उसके समय। और पीर बोधन भी उसके काल का महत्वपूर्ण संगीतकार था। सूफी खानकाहों में संगीत का विकास हुआ, कव्वाली और गजल सूफी खानकाहों में। गजल का मतलब होता है अपने प्रिय के साथ वार्तालाप, और जब प्रिय के साथ वार्तालाप निजी हो तो गजल है, और प्रिय के साथ वार्तालाप सामूहिक हो जाए तो कव्वाली है। तो कव्वाली गजल का ही विकसित रूप है। और अगर वह लौकिक प्रेम की तरफ है तो लौकिक गजल है, और अलौकिक प्रेम की तरफ है तो अलौकिक गजल है। आज जो गजल तुम देखते हो तो लौकिक है, लेकिन वो अलौकिक गजल है क्योंकि उस स्तर के प्रति है। कभी तुम अगर इनका सुनोगे, नुसरत फतेह अली खान का, वो सूफी परंपरा के लास्ट गायक है, तो उनका कव्वाली, उसमें तुमको एकदम अलौकिक मतलब झलक, जैसे अल्लाह और इसका, उन्हीं की परंपरा से राहत फतेह अली खान है, सुर और तान तो ये भी वही पकड़ते हैं, लेकिन वो बहुत ट्रेंड है। और इन्हीं का नुसरत फतेह अली खान का 2 भतीजा और भी था जो लंदन बेस्ड है, तो वो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल गए थे पिछले साल, तो उसका नाइट में प्रोग्राम था, और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल वाले का स्पेशल टिकट जो कटाते हैं तो नाइट प्रोग्राम का वो अलग सीट देते हैं। तो उसी नाइट प्रोग्राम बहुत ठंडा होता है, उसमें जनवरी में तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन मैं गया था उन्हीं का नाम सुनकर, तो वास्तव में वो बहुत नुसरत फतेह अली खान की तरफ पहुंचे हुए लग रहे थे, उनके दोनों भतीजे। लेकिन वो दोनों कहीं लंदन बेस्ड थे। लेकिन उस परंपरा के बाद कव्वाली का माना जाता है कि वो सूफी गायकी जो कव्वाली की है नुसरत फतेह अली खान के साथ ही चली गई, ऐसा ही सामान्यतः मानी जाती है। तो वो आपको संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा तुम अगर रीजनल में देखोगे तो इब्राहिम आदिल शाह शर्की शासक के बारे में कहा जाता है, उसके समय विद्वानों की एक मंडली ने गुनियात उल मुनिया नामक ग्रंथ लिखा था। गुनियात उल मुनिया, वो मैंने आपको मैटर में दिया है, उसको आप पढ़ोगे तो आपको उसी तरह समझ में आ जाएगा। तो वो था। बंगाल में फिर संगीत का विकास हुआ है। तो ये डिफरेंट जो रीजनल स्टेट्स वहां पर संगीत का विकास हुआ। यहाँ पर कल्चर को समझने के लिए मध्यकाल में 3 स्टेज में तुमको जाना पड़ेगा, एक सल्तनत, एक प्रोविंशियल स्टेट्स और देन मुगल। ये 3 स्टेज में आप पूरा कल्चर समझोगे। इसके बाद मैं आता हूं तो रीजनल स्टेट्स के बारे में आप लोगों से डिस्कस करता हूं ब्रेक करके। विजयनगर और ब्राह्मण, पिछले साल विजयनगर पर एक प्रश्न पूछा है, लेकिन हम बाकी क्षेत्र को भी डिस्काउंट नहीं कर सकते। जैसे एक कश्मीर का शासक है जैनुल आबिदीन, काफी महत्वपूर्ण है, आज उस पर मेटल भी आपको मिला होगा। तो वह एक बार पूछा है, तो जोन राज्य के प्रकाश में पूछा है उसको, और जोन राज्य की उसका, जैसे राज तरंगनी, कलहन की राज तरंगनी का नाम सुना होगा। तो जो राज तरंगनी सबसे पहले लिखी गई लोहर वंश का समय, जो 12वीं सदी के इतिहास को व्यक्त करता है। क्योंकि आप देखोगे कि जो कलहन है वो कलहन के पूर्वज भी वहां पर राजकीय दरबार में लेखन का काम करते थे। कलहन उसी परंपरा से जुड़ा रहा, तो उसने हिंदू शासकों के विषय में लिखा, उसका 12वीं सदी तक जाता है, जो लोहर वंश के समय का है। उसका आगे का सीक्वल लिखता है जोन राज और श्रीवर, जो जैनुल आबिदीन के अंतर्गत वो वहां का उसका दरबारी लेखक है। तो इसलिए उस परंपरा से वो भी जुड़ जाता है। तो एक बार क्वेश्चन जोन राज को लेकर पूछा था जैनुल आबिदीन के विषय में, लेकिन जैनुल आबिदीन पर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी बन सकता है, जो कि कश्मीर चर्चा में है। और कश्मीर में जैनुल आबिदीन और लाल देद और नूरुद्दीन 3 ऐसे व्यक्तित्व हैं जो मध्यकाल में विद्वानों का ध्यान आकर्षित करते हैं। तो वैसे भी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखोगे मालवा है, गुजरात है, तो इसमें आपके लिए प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि हर डायनेस्टीज के बारे में विस्तार से पढ़ना।
वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, उधर से क्वेश्चन हमको नहीं दिखता। हमको एक ही डाउट लगता है कि किसी रीजनल स्थापत्य के बारे में आपसे पूछ दे। साहित्य तो नॉर्मली मुगल काल में, रीजनल साहित्य के बारे में मुगल काल में पूछता है, लेकिन हम सल्तनत काल में उसको कंप्लीटली डिस्काउंट नहीं कर सकते। तो रीजनल में मैं इतना आपको बता दूंगा कि अगर रीजनल में कहीं भी बात होती है, क्योंकि देखो दो बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब बाहर वालों को तो समझा नहीं सकते, आप लोगों को समझाते हैं। फैक्ट्स बढ़ाना बहुत आसान है। जैसे मैं अपने असिस्टेंट को ही बोल दूं कि कोई चीज़ तैयार करो तो बहुत ज़्यादा फैक्ट्स रच लेगा। फैक्ट्स रचना आपके लिए, अभी कोई बुक उठाओगे 100 फैक्ट्स ले लोगे। हमारा प्रयास ये होता है फैक्ट्स को कम करो, कारण चूंकि आपको बहुत एक लंबी यात्रा करनी पड़ती है। तो फैक्ट्स को अगर आप ज़्यादा बढ़ा दोगे तो फिर आप उसको लिख नहीं पाओगे, मतलब वो आपका हो ही नहीं पाएगा। मतलब वो जहां आपका फैक्ट्स बढ़ा और सिस्टम जहां, ये वहां पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा, चाहे कोई भी विषय हो। हमारे पास नहीं करते हुए भी इतना फैक्ट्स हो चुका है और पूरी विषय समाप्त होने तक हमारे पास वैसे ही बहुत सारा फैक्ट्स आ जाता है। तो हम अगर कम करने का प्रयास करते हैं तब जाके इतना फैक्ट्स आ जाता है। अगर फैक्ट्स को बढ़ाएं तो कोई विषय आपका नहीं होगा। इसलिए याद रहे, अब सल्तनत आपका फिनिश एक तरह से हो रहा है, तो मैं तुमको अवधारणा अब बता दूंगा। आज से कल तक ये हो जाएगा। तो मैं तुमको एक अवधारणा बता दूंगा कि बच्चे सल्तनत में हमको ध्यान क्या क्या रखना है। राजनीतिक क्षेत्र में विशेषता तुमने क्या देखी, आर्थिक क्षेत्र में क्या विशेषता देखी, सामाजिक क्षेत्र में क्या विशेषता देखी, सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या विशेषता देखी। तुम्हारे दिमाग में एक पूरी तस्वीर बनी रहेगी, तो तथ्य तो खुद आ जाएगा। तथ्य याद रखना तो सबसे सहज है। तथ्य इसलिए नहीं याद रहता है कि अवधारणा स्पष्ट नहीं रहती है। तो मैं सीधे आपको रीजन पर ले जाऊंगा तो भी आपको उतना मजा नहीं आएगा। मैं आपको दूसरे तरीके से ले जाना चाहता हूं। कलम उठाइए। बात थी या बुरी बात थी? क्या आज की तारीख में अब इतिहास लेखन यही हो गया है। पहले मतलब क्या माना जाता था कि